चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय की 5वीं कविता, जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला। यह अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविता है। इन्होंने एक अकेले दीपक को व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत माना है और इसे पंक्ति को सौंपने का अर्थ है समष्टि अर्थात समाज को प्रदान कर देना चाहिए। कविता में यही बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई निजी गुण है और वह समाज को समर्पित कर दिया जाता है तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आइए कविता शुरू करते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कि कवि एक अकेले दीपक को जिसमें प्रेम रूपी तेल भरा हुआ है उसको देख करके कहते हैं कि यह अकेला दीपक स्नेह अर्थात प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मद मस्त है अर्थात अपनी मस्ती में चूर है, पर इसे भी अब पंक्ति में रख दो अर्थात एक व्यक्तिगत गुण को समाज को समर्पित कर दो। अब वह उस दीपक की महिमा गाते हुए, या जो दीपक को उन्होंने क्या माना है, एक व्यक्ति का प्रतीक माना है कि यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह दिया जो है ऐसा जन है, ऐसे प्रेम के गीत गाता है कि इसके अलावा उन गीतों को और कोई गाने वाला नहीं है। जिन प्रेम गीतों को यह गा रहा है उन प्रेम गीतों को और कोई नहीं गा सकता। पनडुब्बा जो डुबकी लगाने वाले होते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाकर मोतियों को ढूंढ कर लाते हैं, तो कवि क्या कहते हैं कि यह दीपक एक ऐसा श्रेष्ठ महान और अच्छा पनडुब्बा है, पनडुब्बा अर्थात गोताखोर है, कि जिन ज्ञान के मोतियों को यह खोज करके लाता है, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। जिन ज्ञान के मोतियों को यह पनडुब्बा, यह गोताखोर रूपी दीपक ढूंढ लाता है, इन्हें फिर कोई और खोज करके नहीं ला सकता। यह कैसा है? यह समीधा है। समीधा का अर्थ क्या होता है बेटा? समीधा का अर्थ क्या होता है? हवन की सामग्री अर्थात एक पवित्र वस्तु। यह एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसी पवित्र वस्तु है कि ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह दीपक हवन की वह लकड़ी है कि जिस पवित्र अग्नि को यह सुलगा रहा है वैसी पवित्र अग्नि को और कोई नहीं सुलगा सकता। कोई हठीला बिरला अर्थात इस हवन की अग्नि को जो यह दीपक सुलगा रहा है इसे कोई और नहीं सुलगा सकता। यह अद्वितीय है अर्थात इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह अद्वितीय है। कभी इसे अपना समझते हुए यह मेरा है, यह मैं विसर्जित हूँ अर्थात मैं एक दूसरे के लिए न्योछावर करने के लिए बना हूँ। कवि दीपक को क्या कह रहे हैं? अपने आप से तुलना करते हैं कि यह मैं स्वयं विसर्जित हूँ, अपने आप को समाज को न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। यह ऐसा दीपक है जो अकेला है, स्नेह से भरा है, गर्व से मद मस्त है, पर इसे भी समाज रूपी पंक्ति को प्रदान कर दो। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जो इस दीपक की विशेष गुण है यह समाज को दिए जाने चाहिए, जिससे समाज के अंदर भी वैसे गुण मौजूद हो सके। अब पढ़ते हैं कि यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। मोना का अर्थ है बेटा मधुमक्खी। कि यह दीपक एक ऐसा शहद है, ऐसी मिठास है जो काल रूपी मधुमक्खी के द्वारा युग संचय अर्थात अनेक युगों से संचय किया गया है, अनेक युगों से इकट्ठा किया गया है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत प्य, जीवन रूपी काम धेनु का अमृत के समान पवित्र करने वाला पेय का अर्थ है पीने योग्य पदार्थ है। यह ऐसा गोरस है, ऐसा दूध है कि जो जीवन के काम धेनु का अमृत पूत पेय, अमृत के समान पवित्र करने वाला पेय है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। यह क्या है? एक ऐसा अंकुर है जो धरती की सतह को फोड़कर
बाहर निकल आता है और रवि अर्थात सूर्य की तरफ निर्भय होकर देखता है। आपने कभी देखा होगा बेटा, जब कोई भी चना या ऐसी कोई गेहूं का दाना, कोई भी जब अंकुर फूटता है तो वह धरती की सतह को, कठोर सतह को थोड़ा तोड़ता है, बाहर निकलता है और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, अर्थात सूर्य की तरफ देखता है। क्या कहते हैं कवि कि यह प्रकृत अर्थात स्वाभाविक है, नेचुरल है। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं उत्पन्न है, ब्रह्म है, अयुत है, जिसका कभी पतन नहीं होता, इसे भी शक्ति को प्रदान कर दो। कवि क्या कहना चाहता है कि यह ब्रह्म स्वरूप है, अयुत, कभी जिसका पतन नहीं होता, अनूठा है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, अर्थात बिल्कुल अलग है, जिसको आप डिफरेंट शब्द यूज करते हैं बेटा, कि यह इस तरह का है कि इसके जैसा और कोई भी नहीं है। यह दीपक है, अकेला है, स्नेह भरा है, गर्व से मदमस्त है, पर इसे अब पंक्ति को दे दो, अर्थात जो व्यक्तिगत गुण है उसे क्या करना है, समाज को प्रदान करना है। अब कवि आगे कहता है दीपक की विशेषताओं की तुलना करते हुए, बताते हुए कवि कहता है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह दीपक क्या है, एक ऐसा विश्वास है जो अपने छुटपन में भी, पता है कि मैं छोटा सा हूँ, फिर भी कभी घबराता नहीं है, जो अपनी लघुता में भी नहीं कांपा, कभी घबराता नहीं है कि मैं छोटा हूँ, तुच्छ हूँ, पर वह अपनी लघुता में कभी कांपता नहीं है, घबराता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि दीपक को के अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसकी गहराई को वह स्वयं ही देख सकता है, नाप सकता है, उसका अंदाजा लगा सकता है। कोई और उसके पीड़ा की, उसके दर्द की गहराई को जान नहीं सकता। क्या कहते हैं कि यह दीपक कुत्सा, बुराई, कुत्सा का अर्थ क्या है, बुराई, अपने अपमान में, अवज्ञा के तथा कड़वे धुंधवाते तम का अर्थ है अंधकार में, अर्थात जीवन में अगर उसको कोई बुराई मिली है, अपमान हुआ है, कहीं किसी ने अवज्ञा की है, कहीं उसको कड़वा अंधकार का अर्थ क्या होता है बेटा, जो चीज हमें पसंद नहीं है पर हमें उसका सामना करना पड़ता है और हम उसका डटकर सामना करते हैं। ऐसे में भी हमेशा क्या रहा है, कोमल भावनाओं से युक्त रहा है, अर्थात सामने वाले ने अवज्ञा की है, जीवन में कड़वे पल आए हैं, पर यह घबराता नहीं है। सदा द्रवित, द्रवित शब्द का अर्थ क्या है बेटा, जिसे आप फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, दूसरे के दुख को देखकर पिघलना, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करना। चिर जागरूक, चिर का अर्थ है लंबे समय से जागरूक बना हुआ है, जिज्ञासु है। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त नेत्र का अर्थ क्या, प्यार भरी आंखों वाला। आपने कभी देखा होगा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके पास पल दो पल भी बैठते हैं तो आपको सुकून मिलता है। उनकी आंखों में, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में एक अनुरक्ति होती है, एक अपनापन होता है, एक प्यार होता है। उपलम्ब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। यह उपलम्ब का अर्थ क्या है, ऊपर की ओर उठा करके, यह अपनी बाजुओं को, अपनी भुजाओं को ऊपर की तरफ उठा करके चिर अखंड अपनापा। चिर का अर्थ है लंबे समय से, अखंडता को अपनाए हुए, जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्धिजीवी है, बुद्धि से युक्त है, श्रद्धा से युक्त है, इसे भी भक्ति को दे दो। यह दीपक अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात इस दीपक के जो भी गुण हैं यह पूरे समाज को दे दिए जाने चाहिए। कवि के कहने का अर्थ है कि समाज में जिस भी व्यक्ति में कोई गुण है, अगर वह व्यक्तिगत रूप से यूज करेगा तो उसका महत्व कम होगा, पर अगर वह सामाजिक रूप से प्रयोग करेगा तो उसका महत्व ज्यादा होगा। आइए हम आगे की छठी कविता सूनी सी सांझ एक, ठीक है बेटा, यह पढ़ेंगे। आप इसका मैंने आपको सार दे दिया है, आप इसको पढ़कर देखेंगे। बहुत आसान और अच्छी सी कविता है। इसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। सूनी सी सांझ एक आगे की छठी कविता है। आगे ने बताया है कि आज जो हम शहर में रहने वाले लोग हैं, एकांत में हैं और कमरों में बंद से होकर रह गए हैं, हमें जो प्राकृतिक नजारे हैं, चाहे वह संध्या है, चाहे सूर्योदय है, उनका हमें पता ही नहीं चलता। कवि क्या कहता है कि सूनी सी सांझ
एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। कवि क्या कहता है कि पहले संध्या के समय क्या होता था, चहल पहल होती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे। पर आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक कमरे में बंद हो गए हैं, हमारा बनावटी सा जीवन हो गया है। तो कवि क्या कहता है कि अब मेरा जीवन ऐसा सा लगता है जैसे कि संध्या हुई है, सूनी सी है, उसमें कोई चहल पहल रौनक नहीं है। ऐसे लगा कि एक संध्या का समय है जो सूनी है, और वह संध्या सुंदरी जो है दबे पांव, बड़े दबा करके पांव, चुपचाप से जैसे किसी को कोई आहट न हो, कुछ पता ही न चले, मेरे कमरे में आ गई थी। मैं भी वहां था। तो कवि जो है क्या कल्पना कर रहा है कि जैसे संध्या मुझे देख करके सकुचा गई है, लजा गई है। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है, पर सच्ची है। कवि क्या कहता है कि मैंने उसको जब देखा, संध्या को मेरे कमरे में आकर के, जब वो थोड़ा सा क्या हो गई थी बेटा, सकुचा गई थी, तो क्या कहते हैं कि मुझे यह देख करके मेरे मन में एक ही बात आई कि यह उदास है, पर यह अच्छी है और सच्ची है। अर्थात इसमें किसी भी तरह का कोई बनावटीपन नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है कि आज हम मनुष्यों के लिए जो प्रकृति के नजारे हैं अपरिचित से हो गए हैं, हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि वो उनका हमारे साथ कोई संबंध है। कि आज जो रोशनी है, जो आप कह सकते हो आर्टिफिशियल रोशनी है, प्रकाश है, तो उसमें हमें यह पता नहीं चलता कि दिन कब निकला है, शाम कब हो गई है। कवि क्या कहता है कि इसी की सांवली छांव में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूंगा। कवि क्या कहता है, नयापन लेकर के आई थी, वह उदास थी, सच्ची थी, पर मैं आज उसकी छांव में रहना चाहता हूँ, तले रहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, इसकी सांस के साथ अपनी लहर पर बहूंगा, अर्थ है मेरी सांस भी इसके साथ मिलाना चाहता हूँ। जो संध्या का सांवली सी छवि है, मैं इसमें रह सकता हूँ, चुपचाप नीरव, मैं बिना किसी शोर के इस संध्या के अवसर को, इस संध्या के समय को महसूस करना चाहता हूँ कि वह, मैं उसके पैरों के महावर को देखूं कि वह थोड़ी सी लालिमा लेकर के आई है। कवि कहता है कि मैं संध्या का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं इसको देखूं और महसूस करूं। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां। अब देखिए, संध्या आई है, कवि कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेशक वो सच्ची है, अच्छी है, लजा रही है, मैं चुपचाप से सही उसका आनंद लूं, कोई शोर शराबा न हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कवि क्या कहना चाहता है, पर उस सलोनी के पीछे पीछे जो संध्या सुंदरी आई थी एक बार चुपचाप मेरे कमरे में, कवि कहता है कि उसके पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बहुत सारी बिजली की बत्तियां मेरे कमरे में साथ साथ आ गई। मेरा बड़ा मन था कि मैं उसके साथ कुछ देर आनंद लूं। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि मैं संध्या के समय का एहसास करना चाहता हूँ, मैं उसको महसूस करना चाहता था। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि उसके पीछे पीछे अनेक बिजली की, जो आप आर्टिफिशियल रोशनी प्रकाश कहते हैं, जो मनुष्य का बनाया प्रकाश है, वह बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे कमरे में आ गया। बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां, प्रकाश आ गया। और ऊपर से बेहया का अर्थ है जिन्हें किसी प्रकार की शर्म नहीं है। धड़ धड़ गाड़ियों की कतारें, लाइनें, एक साथ उनका शोर आ रहा है, मनुष्यों की बड़ी बड़ी आवाजें, बोलियां आ रही है, कोई मनुष्य बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई। अर्थात संध्या तो होनी ही थी, कुदरती है, लेकिन वह आई, आ तो गई, पर साथ साथ मुरझा गई। अर्थात जो संध्या के समय का प्राकृतिक नजारा था, लेखक कहता है, कवि कहता है कि मैं उसको जो लेना चाहता था वह मेरे साथ नहीं हो सका, क्योंकि अप्राकृतिक प्रकाश आ गया, गाड़ियों की आवाज आ गई, मनुष्यों की बोलियां आ गई। क्योंकि संध्या तो होनी थी, आई थी, पर वह साथ में आकर के मुरझा गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन सी एक शाही छा गई। मध्यम का अर्थ है बेटा मंद गति से। आप कभी बार कहते हैं ना कि मंदी, मध्यम गति, अर्थात न ज्यादा तेज है न ही ज्यादा धीरे है। अरुणाली का अर्थ क्या होता है बेटा, जो सूर्य का लाल लाल सा रंग होता है ना,
या तो सूर्योदय होता है तब दिखता है या संध्या के समय। तो कवि क्या कहता है कि उसकी जो मंद मंद अरुणाली थी, लालिमा लिए हुए जो उसका रंग था, उसके ऊपर घुटन की एक शाई सी छा गई, ऐसे लगा जैसे कालीमा सी छा गई है। अर्थात संध्या कहीं खो सी गई, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। कवि क्या कहते हैं कि जब मैंने देखा, मैं सोचा कि कुछ कहूंगा, मैं नहीं कह पाया, ना मैं कह पाया, ना मैं कुछ सोच पाया। मेरे मन में जो भाव थे, मेरे मन में जो संकल्प था कि आज मैं संध्या का आनंद लूंगा, प्राकृतिक नजारे का, ये बस एक संकल्प सा बन करके रह गया। मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई, मैं कुछ सोच नहीं पाया, मैं कुछ कह नहीं पाया। अब कवि क्या कहता है, यह नहीं वह ने कहना था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। अब इसमें एक शब्द आ गया बेटा, आपने लुनाई शब्द पढ़ा है। लुनाई शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? आप एक शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोने लोने शब्द बहुत जगह कविताओं में आते हैं। लोने शब्द का अर्थ है सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है। कवि क्या कहना चाहते हैं, यह नहीं वह ने कहना था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता था, बस मेरे मन में भाव था, पर जो उसकी स्वाभाविक सुंदरता थी, लुनाई थी, मैं उसमें बहना चाहता था, जो अपने ही अपने न रहने को तदगत हो सहना था। कि आज कोई अपना रहा ही नहीं है, पर मैं उसके साथ अपनापन रह करके उसके साथ अपना एक संबंध बनाना चाहता था, अपने आप को एक जुड़ाव बनाना चाहता था। कवि कहता है कि आज जो मेरे जीवन में जल्दी जल्दी से होकर के आ गया है, मैं उसको बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया, यह तो बस रूंघ कर चुप रहना था। कि जो मेरे मन में थी वो बात मेरे गले में रूंध गई, हम कहते हैं ना, बात गले की गले में रह गई और मुझे चुप रहना था। यो ने जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई, और मेरे लिए यह सूने न रहने की। कवि क्या कहता है कि मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि मैं संध्या रूपी सुंदरी के साथ या प्राकृतिक नजारे के साथ अपने आप को जोड़ूंगा। न जाने कब कहाँ कैसे वो संध्या जो है ओझल हो गई। ओझल का अर्थ है छिप गई, मुझसे दूर हो गई। कवि ने देखी बेटा, कविता में ये कहा था कि संध्या को तो आना ही था, अर्थात शाम तो होनी ही थी, पर उसका एहसास नहीं हुआ। अब क्योंकि शाम हुई है, उसके बाद रात भी होनी ही है, अर्थात संध्या को चले भी जाना ही है। यह सब कुछ अचानक से और कैसे हो गया? कवि कहता है, मेरे लिए यह सूने न रहने की, अर्थात मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, मेरे लिए यह सूने न रहने की, रीते न होने की, बांझ न अनुकंपा समाज की कितनी बोझिल हो गई। मैं चाहता था कि मैं सूना न रहूं। तदागत का अर्थ है बेटा, मैं उसके साथ मिलना चाहता था, एक होना चाहता था, मैं रीता नहीं रहना चाहता था, अर्थात समाज में जो खालीपन है मैं उससे दूर होना चाहता था। बांझ ने अनुकंपा समाज की। वो कवि क्या कहता है कि वह चुपचाप चली गई, न जाने समाज में बोझिल मान्यताएं हैं, बोझ है या अनुकंपा समाज की है, न जाने जिंदगी इतनी बोझिल सी हो गई है कि जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, वो हमें मिलता नहीं है, और जो हम नहीं चाहते वह हमें न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जो कुदरती नजारों के साथ मिलकर आनंद है वो अब हमारे अंदर रहा नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये दो कविताएं आप पढ़िए।